हेलो एवरीवन, मैं हूँ आपकी साइकोलॉजी टीचर हरजीत कौर और हम कर रहे थे NIOS का फर्स्ट चैप्टर इंट्रोडक्शन ऑफ साइकोलॉजी। अब इसी में हम टॉपिक लेंगे स्कोप ऑफ साइकोलॉजी। सो विदाउट डिले वी आर गोइंग टू स्टार्ट द चैप्टर फ्रॉम द डेफिनेशन ऑफ साइकोलॉजी। नाउ इट माइट बी क्लियर टू यू दैट साइकोलॉजी एड्रेसेस अ वैरायटी ऑफ इशू रिलेटेड टू मेंटल एंड बिहेवियरल फंक्शनिंग ऑफ एन इंडिविजुअल। जैसे कि डेफिनेशन से ये क्लियर हो चुका है कि जो साइकोलॉजी है वो एड्रेस करता है वैरायटी ऑफ इश्यूज़ को जो रिलेट करते हैं मेंटल और बिहेवियरल फंक्शनिंग से किसी भी इंडिविजुअल के। Such a study helps us to develop a basic understanding about human nature and facilitate us to deal with a number of personal and social problem. जो स्टडी ऑफ साइकोलॉजी है वो हमारी हेल्प करता है डेवलप करने में बेसिक अंडरस्टैंडिंग कि ह्यूमन बीइंग का नेचर कैसा है और सुविधाएं देता है कि हम डील कर सकें नंबर ऑफ पर्सनल और सोशल प्रॉब्लम से। Now come to the next paragraph. The study of human beings start with the functioning of biological system, especially the nervous system. अगर हम बात करें स्टडी ऑफ साइकोलॉजी कहाँ से स्टार्ट होती है, तो वो स्टार्ट होती है ह्यूमन बीइंग के जो सबसे मेन फंक्शन होता है, दैट्स द बायोलॉजिकल सिस्टम, जो कि हम प्रीवियस क्लासेस में पढ़ चुके हैं अबाउट बायोलॉजिकल सिस्टम। अब बायोलॉजिकल सिस्टम में भी स्पेशली कौन सा सिस्टम, तो नर्वस सिस्टम हमें पता ही है कि इसमें नर्व सेल्स होते हैं जो हमारी बॉडी में मैसेज पहुंचाने का काम करते हैं। Under central nervous system, psychology studied the function of various part of the brain which regulate our feeling, emotion and thinking. अब nervous system के अंदर भी psychology study करता है brain के अलग अलग parts की, जो कि regulate करते हैं हमारे feelings, हमारे emotion और हमारी thinking। अगर हम देखें कि brain का कौन सा part ये करता है, तो वो है hypothalamus, amygdala, लिम्बिक सिस्टम और हाइपोकैम्पस। इस पार्ट की मेनली स्टडी करी जाती है साइकोलॉजी के अंदर। विद इन द ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम द रोल ऑफ हार्मोन एंड न्यूरोट्रांसमीटर्स इन डिटरमाइन आर बिहेवियर इज इम्पॉर्टेंट। अब जो नर्वस सिस्टम है वो एक ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम होता है, मतलब ये अपने आप काम करता है। अब इसमें जो हार्मोन्स होते हैं, बेसिकली जिन हार्मोन्स की स्टडी हम करेंगे इसमें, वो है ऑक्सीटोसिन, डोपामाइन, सेरोटोनिन और एंड्रोफिन, जिनकी स्टडी हम करने वाले हैं आगे। और जो न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं, न्यूरोट्रांसमीटर केमिकल मैसेंजर्स होते हैं हमारी बॉडी के अंदर, जो एक सेल से दूसरे सेल और बाद में फिर टारगेटेड सेल और फिर दूसरे सेल या मसल सेल्स या ग्लैंड्स के अंदर मैसेज पहुंचाने का काम करते हैं। ये दोनों चीज़ें हमारे बिहेवियर को बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करते हैं। In addition, psychology study as how a given social culture environment interacts with innate biological, intellectual and social attribute of a child and facilitates healthy development of the child. और साथ में हम साइकोलॉजी में स्टडी करेंगे कि जो हमारा सोशल कल्चर होता है वो कैसे इंटरैक्ट करता है हमारी इनहेट जन्मजात जो हमारी बायोलॉजिकल क्वालिटीज़ होती हैं उनसे, जो कि बहुत सारी हमारे अंदर स्किल्स होती हैं जो कि हमारे अंदर पहले से ही मौजूद होती हैं, जो हमें जन्म से मिलती हैं। इंटेलेक्चुअल लर्निंग करने और उस लर्निंग को रिमेंबर करने की शक्ति, और सोशल एट्रीब्यूट में आता है आपका एथनिसिटी, नेशनलिटी, हमारा जो जेंडर है, रिलीजन है, रेस है। उनसे जब हम सोशल कल्चर से इंटरैक्ट करते हैं तभी एक बच्चे का असल में डेवलपमेंट हो सकता है। Now come to the next paragraph. As a living organism, you encounter a lot of sensory input. जैसे कि हम एक जिंदा ऑर्गेनिज्म है तो हम इनकाउंटर करते हैं बहुत सारे सेंसरी इनपुट, यानी सेंसरी यानी 5 सेंसेस से मिले जाने वाले मैसेजेस से।
जैसे पिक्चर मैसेज, हम इंस्टाग्राम स्क्रॉल करते हैं, वीडियोस देखते हैं, तो उससे हमें पिक्चर मैसेज मिल रहा है। जैसे कोई साउंड हुआ तो उससे साउंड मैसेज हमारे कानों के थ्रू जा रहा है। कोई खुशबू आई तो वो नाक के थ्रू हमारे अंदर जा रही है। तो ये 5 सेंसेस हमारी बॉडी में इनपुट करने का काम करते हैं। योर टास्क इज़ नॉट ओनली टू प्रोसेस दैट इंफॉर्मेशन बट टू स्टोर एंड रिट्राइव इट व्हेन इट इज़ रिक्वायर्ड टू बी यूज। अब जो टास्क होता है वो क्या होता है कि जो भी इंफॉर्मेशन हम बाहर से गैदर कर रहे हैं वो इंफॉर्मेशन को स्टोर करने के बाद ज़रूरत पड़ने पर उस इंफॉर्मेशन को बाहर निकालना, ये बहुत ज़रूरी काम होता है जो हमारा ब्रेन करता है। अटेंशन एंड परसेप्शन हेल्प टू प्रोसेस द इंफॉर्मेशन। अब जैसे कोई घटना हुई या कोई इवेंट हुआ, उस इवेंट को अगर हमने देखा, मतलब प्रॉपरली उस इवेंट को हमने अटेंशन करके देखा, कि सपोज़ किसी का झगड़ा हुआ है और उस इंफॉर्मेशन को हमने अटेंशन करके देखा प्रॉपरली, तो हमने एक परसेप्शन डेवलप किया उस इंफॉर्मेशन के बारे में, तो वो प्रोसेस करने का काम करता है इंफॉर्मेशन को। जो मेमोरी होती है वो उस इंफॉर्मेशन को 3 R's यानी रजिस्टर करती है, रिट्रेन करती है और रिट्राइव करती है। रजिस्टर यानी उसको रिकॉर्ड कर लेती है, रिट्रेन उसको संभाले रखती है, और रिट्राइव जब उस इंफॉर्मेशन की ज़रूरत होती है तो उसको बाहर निकालती है। अब जो थिंकिंग प्रोसेस होता है वो हमें एबिलिटी प्रदान करता है मैनिपुलेट करने की, उस इंफॉर्मेशन को यूज़ करने की, उन स्किल्स को यूज़ करने की, कंट्रोल करने की और इम्प्रूव करने की। हमने किसी इंफॉर्मेशन को कैसे स्टोर किया है, उस इंफॉर्मेशन को हमने नेगेटिव या पॉजिटिव 2 वे में स्टोर होती है। तो थिंकिंग प्रोसेस हमें उस इंफॉर्मेशन को सही करने की ताकत भी देता है। नाउ within psychology, all these are studies under the domain of higher mental processes और cognition। अब जिन चीज़ों के बारे में हमने बात की साइकोलॉजी में, वो चीज़ें स्टडी करी जाती हैं हायर डोमेन में, मतलब हायर क्लासेस में आप इनके बारे में स्टडी करोगे, जिसमें मेंटल प्रोसेसेस और कॉग्निशन यानी सीखने समझने की शक्ति, नॉलेज को गेन करने की शक्ति में कॉग्निशन आता है। ये हायर क्लासेस में आप स्टडी करोगे। इन योर लाइफ यू मस्ट हैव कम अक्रॉस मैनी पर्सन्स हु हैव रीच्ड हाईएस्ट लेवल ऑफ अकम्पलिशमेंट। आप अपनी लाइफ में बहुत सारे ऐसे लोगों को देखोगे और मिलोगे भी जिन्होंने हायर अकम्पलिशमेंट यानी सक्सेस को हासिल किया है, बट सच एन अकम्पलिशमेंट इज़ नॉट अटेन्ड एट वंस। और ये सारे अकम्पलिशमेंट जो सक्सेस होती है वो एक बार में हासिल नहीं होती है। इट इज़ द रिजल्ट ऑफ कंटिन्यूअस लर्निंग, और ये रिजल्ट होता है कि हम जब तक कंटिन्यूअस लर्निंग करते जाएंगे, इन विच द इंडिविजुअल एक्वायर द नेसेसरी स्किल्स, और हमें जो नेसेसरी स्किल्स चाहिए ग्रोथ करने में वो हमें मिलती जाएंगी। competences, necessary skills and competences through regular practices। और जो भी स्किल्स हमें मिली हैं उनको हम रेगुलर बेसिस पे जब प्रैक्टिस करते जाते हैं तो हमें सक्सेस डेफिनेटली अचीव होती ही है। साइकोलॉजी हेल्प अस टू अंडरस्टैंड द प्रोसेस इन्वॉल्व्ड इन रीचिंग दिस हाई लेवल ऑफ अकम्पलिशमेंट। और जो साइकोलॉजी होती है वो हमारी हेल्प करती है कि कैसे हम इस हायर लेवल सक्सेस को प्राप्त कर सकते हैं। नाउ कम टू द नेक्स्ट पैराग्राफ। इन द ऑर्डर टू अंडरस्टैंड द पर्पस बिहाइंड एनी काइंड ऑफ बिहेवियर, साइकोलॉजी यूज द कॉन्सेप्ट ऑफ मोटिवेशन। अब जो साइकोलॉजी है वो किसी भी तरीके के अचीवमेंट को हासिल करने के लिए या किसी भी तरीके के पर्पस को हासिल करने के लिए मोटिवेशन का यूज़ करती है। इट प्राइमरीली फोकस ऑन द इन्वेस्टमेंट ऑफ मेंटल एनर्जी एंड कंसिस्टेंसी ऑफ एफर्ट टुवर्ड अचीविंग द सेट गोल। तो प्राइमरली जो साइकोलॉजी है वो फोकस करती है ऑन द इन्वेस्टमेंट ऑफ मेंटल एनर्जी, कि हमारी मेंटल एनर्जी कहाँ जा रही है, ये नेगेटिव की तरफ जा रही है या पॉजिटिव की तरफ जा रही है। और दूसरी चीज़ कि जो एफर्ट्स हमें दिखाने चाहिए उसमें कंसिस्टेंसी है या नहीं, तभी हमारे गोल्स को हम अचीव कर सकते हैं। मान लो कोई यूट्यूबर है, अगर वो वीडियोज़ बना रहा है, अगर उसके काम में कंसिस्टेंसी नहीं है और उसको नेगेटिव थाट्स आ रहे हैं कि मेरा यूट्यूब चैनल ग्रो होगा या नहीं होगा,
तो साइकोलॉजी कहता है कि अगर हम मोटिवेटेड रहें, रेगुलरली वीडियोस डालें, तो डेफिनेटली हम उस कंसिस्टेंसी के साथ उस हायर लेवल को अचीव कर लेंगे, उस गोल सेट को अचीव कर लेंगे जो हम चाहते हैं. The various shade of feelings such as anger, love, joy and sadness which we experience during the course of our life are studied within the realm of emotion. अब जो भी फीलिंग्स होती हैं जो हम पूरे लाइफ टाइम में फील करते हैं, जो होती हैं एंगर, फियर, लव, जॉय, सैडनेस, हम पूरी लाइफ इन फीलिंग्स को एक्सपीरियंस करते हैं. तो साइकोलॉजी का जो एरिया है स्टडी करने का, वही ये रिलेम ऑफ इमोशंस हैं कि कैसे हम अपने इमोशंस को जान सकते हैं. ये जो 5 एरिया ऑफ रिलेम ऑफ इमोशंस हैं वो डैनियल गोलमैन ने दिए हैं, जो कि बोलते हैं कि साइकोलॉजी के थ्रू we need to understand our own emotion, we need to manage our own emotion, we need to motivate ourselves, we need to recognize and understand other people's emotion and then we can manage our relationship. मतलब जो डैनियल गोलमैन थे, उन्होंने रिलेम ऑफ इमोशंस में जिन एरियाज़ को रखा है वो है कि आप अपने इमोशन को समझो, उन इमोशंस को मैनेज करना सीखो, अपने आप को मोटिवेट करना सीखो, रिकग्नाइज करो और अंडरस्टैंड करो, वैसे ही दूसरे लोगों के इमोशंस को, तभी आप अपने रिलेशनशिप्स को मैनेज कर सकते हो. तो साइकोलॉजी इन सारी चीज़ों से भी डील करता है. So you will certainly agree that no two individual are the same in terms of their physical attributes such as height, weight, skin color or facial feature, as well as the psychological attributes such as intelligence, personality, temperament and interest. अगर हम 2 इंडिविजुअल लोगों को देखें तो क्या डिफरेंसेस हमें दिखाई देते हैं, उनके साइकोलॉजिकल और फिजिकल दोनों वे में आपको डिफरेंसेस दिखाई देंगे. फिजिकल वे में किसी की हाइट ज़्यादा होती है, किसी की कम होती है, स्किन का कलर, फेशियल फीचर्स जो होते हैं वो अलग होते हैं. और साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट में कोई ज़्यादा इंटेलिजेंट होता है, कोई कम होता है, किसी की पर्सनैलिटी ज़्यादा इंट्रोवर्ट होती है, कोई ज़्यादा इंट्रोवर्ट, और दूसरा क्या होता है, the second is introvert or extrovert. I get that the other word. Introvert और extrovert 2 तरीके की पर्सनालिटीज़ होती हैं लोगों की. कोई बहुत ज़्यादा शाय होते हैं, कोई टॉकेटिव होते हैं. तो पर्सनालिटी के वे में भी, साइकोलॉजिकल वे में भी लोगों में डिफरेंसेस होते हैं. एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ दीज एंड अदर एस्पेक्ट ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस फैसिलिटेट्स द साइकोलॉजिस्ट टू सेलेक्ट द राइट पर्सन फॉर द राइट जॉब एंड टू प्रोवाइड गाइडेंस एंड काउंसलिंग फॉर द वेरियस मैटर ऑफ पर्सनल एज वेल एज द प्रोफेशनल कंसर्न. अब जो ये 2 अलग अलग चीज़ें होती हैं हमारे पास, उससे ये डिसाइड किया जाता है कि कौन सा इंसान किस जॉब के लिए सूटेबल है. जैसे अगर हम बात करें आर्मी के बारे में, तो आर्मी में आपकी हाइट होना बहुत ज़रूरी होता है, आपकी फ़िज़िकल जो स्ट्रेंथ होती है वो होना बहुत ज़रूरी होता है. लॉजिकल पार्ट तो बाद में डेवलप कर दिया जाता है, बट पहले इन चीज़ों को प्रायोरिटी दी जाती है. उसी तरीके से अगर किसी का जॉब प्रोफाइल है, तो जॉब प्रोफाइल के लिए उसकी लॉजिकल स्किल्स का, कम्युनिकेशन कैसा है, ये सारी चीज़ें देखी जाती हैं. तो साइकोलॉजी के अंदर इन सारी चीज़ों को भी स्टडी किया जाता है और किसी भी जॉब के लिए राइट पर्सन को इसी तरीके से चूज़ किया जाता है, या गाइड किया जाता है, या उनको काउंसिल किया जाता है, पर्सनल वे में भी, प्रोफेशनल वे में भी. The understanding of individual differences also help the psychologist to differentiate between normative and abnormative behavior. तो जिस तरीके से हम जो चीज़ें पढ़ रहे हैं उनके अकॉर्डिंग जो साइकोलॉजिस्ट है वो डिफ्रेंशिएट कर पाता है कि कौन सा बिहेवियर नॉर्मेटिव है यानी एक्सेप्टेबल है, और कौन सा बिहेवियर अब नॉर्मल है जो एक्सेप्टेबल नहीं है. Now come to the last point. Thus, psychology as a discipline has a vast scope. It not only studies human beings across the lifespan, but also tries to explore mental processes and potential in order to facilitate achieving a better quality of life. Psychology का scope जो है, जो
बहुत ही ज़्यादा वास्ट है, बहुत ही बड़ा है. इट नॉट ओनली स्टडीज़ ह्यूमन बीइंग अक्रॉस द लाइफ स्पैन. ये मात्र केवल ह्यूमन बीइंग की जो लाइफ स्पैन के अंदर जो भी कंडीशंस होती हैं उनको ही सिर्फ स्टडी नहीं करता है, बल्कि ये हमारे मेंटल प्रोसेसेस और हमारी जो पोटेंशियल है, कहाँ तक हम जा सकते हैं, कहाँ तक हम अचीव कर सकते हैं, उसको भी स्टडी करता है. और फैसिलिटेट अचीविंग अ बेटर क्वालिटी ऑफ लाइफ, और हम कैसे एक बेटर क्वालिटी ऑफ लाइफ की तरफ बढ़ सकते हैं वो भी हमें बताता है, और उसके ऊपर भी स्टडी की जाती है. अब आते हैं लास्ट में एक एक्टिविटी पर. ये जो एक्टिविटी है वो बेस्ड है पॉजिटिव थिंकिंग के ऊपर, हेल्थ एंड हैप्पीनेस के ऊपर. तो by thinking and saying positive thoughts to others or yourself, you can gradually create a positive change in yourself as well as other. अगर हम किसी को भी पॉजिटिव बातें बोलते हैं तो उससे हमारे अंदर भी चेंज आता है, किसी दूसरे के अंदर भी हम उस चेंज को नोटिस कर सकते हैं. तो इस एक्टिविटी को आपको करना है अपने फ्रेंड्स या फैमिली मेम्बर्स के साथ. आपको करना क्या है कि पहले उनसे पूछना है कि आपका मूड कैसा है, नेगेटिव है, पॉजिटिव है. तो उसके अकॉर्डिंग आपको अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर को इंस्ट्रक्ट करना है कि एक दूसरे को विश कीजिए कि आई विश यू हैप्पी एंड गुड हेल्थ. जब ये विश करते हैं उसके बाद नोटिस कीजिए कि जो आपके फ्रेंड्स हैं उनके मूड में क्या चेंजेस आए हैं. तो जो 100% गारंटी है कि जो मूड में चेंजेस आते हैं, जिसका अगर मूड नेगेटिव है तो वो पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाता है, और जो पॉजिटिव है उसका लेवल और अप हो जाता है. सो यहाँ पर हम एंड करते हैं इस टॉपिक का. नेक्स्ट वीडियो के लिए आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि आपको नेक्स्ट जो वीडियो है वो जल्दी से मिल जाए. सो थैंक यू सो मच. टेक केयर एंड कीप स्माइलिंग.